हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं संधि, लेक्चर नंबर 3। तो आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे, उसको डिटेल से जानेंगे। तो देर किस बात का है, मैं विक्रम आदित्य शर्मा, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर लिख लिया है व्यंजन संधि का परिभाषा। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, क्या होता है, आइए जानते हैं। क्योंकि आज हम डिटेल से व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं परिभाषा क्या होता है। जब स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। हम परिभाषा पे नहीं जाएंगे, हम समझने पे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, समझिए, सीखिए। अगर आप रटते रहोगे तो रटते ही रह जाओगे, अगर समझोगे तो हमेशा आप काम चलाओगे, समझकर हमेशा आप खुद से याद रखोगे। तो परिभाषा तो मैंने यहां लिख लिया है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन आता है, व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन आता है उसे ही कहते हैं व्यंजन संधि। किसमें परिवर्तन आएगा, व्यंजन वर्ण में परिवर्तन आएगा। एक एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझाएगा। तो हमारा एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक एग्जाम्पल है दिक और प्लस गज। दिक प्लस गज क्या बनेगा, दिक प्लस गज क्या बनेगा। तो अभी तो मैं आपको नहीं पूछूंगा क्या बनेगा, अभी मैं बताऊंगा ही, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाना तो शुरू किया है। तो दिक प्लस गज बनता है बबुआ दिग्गज। दिग्गज। अब बताइए कि ये दिग्गज कैसे बनेगा, किसी को मालूम है, नहीं मालूम है। तो इसी को तो सीखना है। ये जो परिवर्तन हुआ है, का जो है ग बन गया है, आखिर काहे बन गया, इसके पीछे कौन सा नियम लगा, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा। सम प्लस योग, सम प्लस योग इक्वल टू क्या होता है, संयोग होता है। संयोग कैसे होता है, संयोग काहे होता है, कब होता है, सब कुछ सीखने वाले हैं। तो देर किस बात का है, आइए शुरू करते हैं कि क्या इसके नियम, इसके पीछे कौन सा नियम लगा है। मैं रटवाने वालों में से नहीं हूं कि मैं आपको कह दूंगा कि भाई ये जो है ऐसे ही होता है, बस रट लो और कुछ नहीं कर सकते। आपको मैं बेसिक लेवल से सिखाऊंगा क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ। तो सबसे पहले तो हम ये सीखने वाले हैं कि जब व्यंजन वर्ण में परिवर्तन होगा तो व्यंजन संधि का निर्माण होगा। तो पहले तो हमें यह देखना होगा कि व्यंजन वर्ण क्या होता है, कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं। पहले इसका बेसिक मजबूत होगा तब तो हम सीखेंगे, तब तो हम सही तरीके से समझ पाएंगे। तो एक नजर हम देख लेते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आपको नहीं आता है, नहीं आता तो आप संधि क्यों पढ़ते, नहीं पढ़ते। तो आपको आता है, फिर भी हम एक बार देखेंगे, सीखेंगे कि क्या है इसका बेसिक जो हमारे व्यंजन संधि में काम आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन वर्ण कितना होता है। तो व्यंजन वर्ण होता है 41। कुल व्यंजन वर्ण लिखूंगा, कुल, कुल व्यंजन है इस प्रकार से। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितना होता है, 41। कैसा होता है, आइए देखते हैं। तो कौन कौन सा होता है, क, ख, अंग और अह। तो ये है 41 व्यंजन वर्ण कुल। कैसे, देखिए। तो क से लेकर पवर्ग तक, यानी कवर्ग से लेकर पवर्ग तक ये 25 होते हैं, और इनको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये जो है हम लिखें स्पर्श व्यंजन वर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूज में आने वाला है। ये कितने होते हैं, ये होते हैं 25। आगे देखते हैं य, र, ल, व, इन चारों को कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अस्थ व्यंजन। ठीक है, आगे है स, तलव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इन चारों को कहा जाता है उसमें व्यंजन वर्ण। आपने अगर बेसिक पढ़ा होगा, यानी वर्णमाला पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा उसमें व्यंजन वर्ण। ठीक है, ऐसे मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो अलग से बनाया था, बहुत दिन पहले बनाया था। तो अगर आप कहोगे, आपको जरूरत होगी, तो मैं एक बार फिर से इसको रिन्यू कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, लेकिन बाद में, अभी नहीं, अभी तो हम ये पढ़ने वाले हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन सब को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऐसे। और जो ये जो
अड़ा है और ये ढ है। देखिए एक होता है का खा गा घा अंगा, हम लोग बचपन में पढ़ते थे का खा गा घा अंगा गुरु जी पतंगा। तो ये अंगा होता है जो बगल में बिंदु होता है, और ये अड़ा होता है जो बिंदु नीचे होता है। तो ये अड़ा है और ये ढ है, इसके नीचे बिंदु होता है। इसे कहते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। और ये जो अंग और आह है ये भी व्यंजन में आता है, जिसे कहते हैं अयोग्य वाह, अयोग्य वाह, अयोग्य वाह कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से ये स्पर्श हो गया 25, ये होते हैं 4, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, और ये होते हैं 2, ये होते हैं 2। सबको अगर जोड़ेंगे 41 आएगा। मतलब कुल व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 41। और ये जो हम अभी आपको दिखाए हैं, एक चेहरा एक झलक दिखाए हैं, ये जो है अभी हम यूज करने वाले हैं व्यंजन संधि को पढ़ने में, समझने में। आइए तो समझते हैं व्यंजन संधि का सबसे पहला नियम और सबसे आसान नियम क्या कहता है। यदि हलंत मां के बाद अंथास्त वर्ण या उष्म वर्ण आए तो मां जो है अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे बदलता है, क्या होता है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले तो हमें यह समझना होगा ना कि अंथास्त वर्ण और उष्म वर्ण क्या है। अभी मैंने आपको समझाया ना अंथास्त वर्ण और उष्म वर्ण, एक बार लिख लेते हैं। तो अंथास्त वर्ण कौन कौन होते हैं? अंथास्त वर्ण होते हैं या, र, ल और व। ये चारों जो है वो अंथास्त वर्ण होते हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं अंथास्त वर्ण, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, और उष्म वर्ण कौन होते हैं? तो होते हैं तलव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। ये चारों जो होते हैं वो होते हैं उष्म वर्ण। अभी हम आपको क्या कह रहे थे, ये जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं। तो आ गया इसका यूज। यदि मां के बाद ये या ये इन 8 में से कोई भी आ जाएगा तो मां का अनुस्वार हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है सम प्लस, आपने ऐसा एग्जाम्पल पहले सुना भी होगा, सम प्लस हार इक्वल टू क्या होगा? संस्कृत पढ़ रहे हैं तो विसर्ग लगाता हूं। सम प्लस हारा इक्वल टू क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हलंत मां आया है, आया है। उसके बाद जो है इन सब में से कोई एक आया है तो ह आया है, यानी कि ये वाला आया है। तो क्या होना चाहिए? अगर मां के बाद उष्म वर्ण आ जाए या अंथास्त वर्ण आ जाए तो ये जो मां है वो अनुस्वार बन जाएगा। अनुस्वार मतलब ऊपर होता है बिंदु, तो ये बनेगा स, और जो मां है वो ऊपर चला जाएगा, बिंदु बन जाएगा। ठीक है, ये जो है मर गया और मर का जो है तारा बन गया। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति मर जाता है वो आसमान में तारा बन जाता है। तो हलंत मां जो है मर गया और मर कर हलंत जो मां है वो तारा बन गया। हार है तो हार लिख देंगे। तो क्या बन गया? सम प्लस हार इक्वल टू संहार या संहार कहते हैं, संहार। तो कैसे किया? बहुत ही इजी नियम है। मां जो है वो हलंत बन गया, क्या बोल रहा हूं मैं, हलंत मां जो है वो अनुस्वार बन गया, बस खत्म। इतना ही नियम है और कुछ नहीं है। आइए इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखेंगे, जितना ज्यादा एग्जांपल देखेंगे उतना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दूसरा एग्जांपल है सम प्लस योग, सम प्लस योग, विसर्ग लगा देंगे, संस्कृत पढ़े ना। तो सम प्लस योग, अब देखते हैं इसमें जो है ये नियम फॉलो करता है। हलंत मां आया है, जी हाँ आया है। इसमें से या आया है, क्या आया है? या, यानी कि ये वाला आया है, या अंतस्थ वर्ण आया है। तो या आया है यानी कि अगर हलंत मां के बाद इनमें से कोई आ जाए, किनमें से? इन 8 में से कोई भी आ जाए तो मां का अनुस्वार हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? सा जो है सही रहेगा, ये मां मर जाएगा और मां मर कर क्या हो जाएगा? चांद तारा बन जाएगा, यानी कि अनुस्वार बन जाएगा। योग है तो योग लिख दीजिए। क्या बन गया? संयोग। क्या बन गया? संयोग। सम प्लस हारा समहारा और सम प्लस योगा संयोगा। कैसा लगा? एक और एग्जांपल लेते हैं। सम प्लस सम, अच्छा सम प्लस सारा क्या होगा? सम प्लस सार। आइए बनाते हैं। सम यानी कि मां जो है अनुस्वार बन जाएगा, सार जो है लास्ट में ऐड कर देंगे। क्या बन गया? संसार। एक एग्जांपल और लेते हैं। स्वयं प्लस वरह, स्वयं प्लस वरह, स्वयं प्लस वरह क्या बनेगा? देखिए वाह है यानी कि इनमें से कोई है, इनमें से एक है तो हाँ है वह। हलंत मां है तो हलंत मां है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? स्वयं
ये जो हलंत म है वो ऊपर चल जाएगा और वर जो है उसको लिख देंगे, तो क्या बन गया स्वयंवर। तो यही तो होता है व्यंजन संधि। कितना सिंपल है ना। सिंपल इसलिए भी है क्योंकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा है, और सिंपल इसलिए है क्योंकि मेरे से आप पढ़ रहे हो। मैं जब पढ़ाता हूं समझाता हूं, रटवाता नहीं। तो ये है पहला नियम और सबसे इजी नियम। आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, आसान है, समझते हैं क्या कहता है। यदि मां के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए, कौन सा वर्ण आए, स्पर्श वर्ण आए, तो मां का अनुस्वार हो जाता है। अभी तो हम सीखे थे मां का अनुस्वार कब होता है, जब अंतस्थ या उष्म वर्ण आता है। अब हम सीख रहे हैं कि स्पर्श वर्ण आए तो भी अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, एक और कहता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। ये कुछ नया है, आइए समझते हैं क्या है कुछ नया क्या है। तो हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो सबसे पहले तो कहता है कि जब कोई स्पर्श वर्ण आए, अभी हम आपको पढ़ाए थे ना स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने होते हैं, कौन होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सब जो है स्पर्श वर्ण होते हैं, 25 होते हैं। तो मैं एक बार लिख लूं, क वर्ग और पवर्ग का मतलब समझते हैं ना क्या होता है। पवर्ग का मतलब कि प फ ब भ म, पांचों। उसी प्रकार से तवर्ग मतलब ता का जो है पूरा फैमिली, टा का पूरा फैमिली, चा का पूरा फैमिली और का पूरा फैमिली। आप समझिएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है तो बहुत ही आसान लेंगे, यही लेंगे पंचम। कैसे बना, प म पम और प्लस चम, पम और चम दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा। तो अभी तो हम बता ही दिए पंचम बनेगा, पर कैसे बनेगा ये भी सीख लेते हैं। पम, देखिए माँ जो है शुरू में है और माँ के जस्ट बाद क्या है, चा है। क्या है, चा है, और चा जो है स्पर्श वर्ण में आता है। तो क्या कह रहा है, यदि माँ के बाद स्पर्श वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, यानी कि ये जो माँ है वो फिर से मर जाएगा और ऊपर जो है चांद तारा बन जाएगा। तो पा को पा रहने दीजिए, ये जो माँ है वो ऊपर चला गया पम, और चा जो है वो चा और माँ जो है माँ, यानी कि जैसे है वैसे ही रह गया। बस ये माँ जो है वो बेचारा बीमार था इसलिए मर गया और ऊपर चला गया, तो पंचम बन गया। कोई दिक्कत नहीं, यह इसलिए यहाँ पे लिखे पंचम। आपको समझ में आ गया। और कुछ एग्जाम्पल लेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आ गया। नेक्स्ट है अहम प्लस कारः। अहम प्लस कारः क्या बनेगा। तो अहम, देखिए यहां भी सेम सिचुएशन है, माँ के बाद का आया है और का जो है स्पर्श वर्ण होता है, हाँ होता है, पूरा का वर्ग होता है, तो का ही क्यों नहीं होगा। तो अहम यानी कि आ हा, और जो माँ है वो बेचारा बन गया चांद तारा। ठीक है, कार है तो कार लिखते हैं, यानी कारः, तो बन गया अहंकार। आप कहेंगे सर ये तो वही वाला जो नियम है जो फर्स्ट में था वही सेकंड नियम है, इसमें नया क्या है। मैं अभी बताता हूं आपको नया, रुको जरा सब्र करो, बताता हूं क्या है नया। तो पहले एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सम प्लस गमा। सम प्लस गामा क्या बनेगा। यहां भी वही सिचुएशन है, माँ के बाद गा आया है, गा यानी कि कवर्ग में आता है, तो क्या बनेगा, सा जो है वैसे ही रहेगा, माँ जो है बिंदु बन जाएगा और गम का गम, संगम, संगमा। ठीक है, ऐसे होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, किम प्लस चित, किम प्लस चित, इस प्रकार से। तो क्या बनेगा, की जो है वैसे ही रहेगा, ये जो म है वो बिंदु बन जाएगा, और चित है तो चित, किंचित, ऐसे। ठीक है, किंचित। ये तो जो कहा था जो हम पहले फर्स्ट नियम में सीखे थे वही सेकंड नियम में। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, अलग क्या है। तो ये इसमें अलग कहता है या बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब देखिए समझते हैं। पंचम वर्ण हो जाता है किसका, बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं। तो पम है, यानी कि आप समझिए ये जो माँ है ये अभी क्या हो रहा था, अनुस्वार हो रहा था। क्या हो रहा था, अनुस्वार। अब ये अनुस्वार नहीं होगा तो क्या होगा, जो बाद वाला वर्ण है, जैसे चा है तो चा के लास्ट में क्या आता है, जब हम चा छा झा लिखेंगे, चा छ जा झा और इया, तो लास्ट वाला वर्ण कौन है, या। चा का लास्ट वाला वर्ण कौन सा है, इया है। तो जो माँ है वो मर के भूत बन जाएगा। होता है ना ऐसा,
या तो मर के भगवान बन जाएगा, तारा बन जाएगा, या तो मर के भूत बन जाएगा। तो यहाँ पर भूत बनेगा, यानी कि चा का जो है वो इया बन जाएगा। क्या बनेगा? चा का जो लास्ट वाला होता है इया, वो इया बन जाएगा। कौन बनेगा? माँ। तो यहाँ पे माँ जो हो या में बदल गया। बाकी चम है तो चम भी लिखते हैं ऐसे, इस प्रकार से। तो पंचम यहाँ भी बना, पंचम यहाँ भी बना। ऐसा भी आपने कहीं देखा होगा पंचम लिखा, कैसे बना? ये जो माँ है वही या में बदल गया। या में ही क्यों बदला? क्योंकि चा है और चा के अनुसार ही यहाँ पे या बना। अब जो व्यक्ति वहां पर रहेगा उसी को ना भूत पकड़ेगा, कि दूसरा क्या पकड़ लेगा? नहीं ना। तो वहां पे कौन खड़ा था? चा खड़ा था। तो ये जो मर गया वो इसको पकड़ लिया, यानी कि इसके अनुसार जो है इया बन गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझाएगा। तो अहम प्लस कारा अहंकारा, ये तो समझ में आ गया कि ऐसे बनता है। एक और तरीके से कैसे बनेगा तो बनाते हैं। अहम यानी कि आ लिखेंगे और हा लिखेंगे। ठीक है, ये जो माँ है ये कौन सा भूत बनेगा? ये जो है का के अनुसार भूत बनेगा। तो का के लास्ट में क्या आता है? का ख ग घ अंग, तो ये बन जाएगा अंगा। ऐसे आधा अंगा ऐसे लिखते हैं, हलांत देंगे तो आधा। बाकी कार है तो कार लिखते हैं, तो बन गया अहंकार। ठीक है, ये भी अहंकार है, ये भी अहंकार है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। संगम, इसमें क्या होगा? संगम, तो यहाँ पे सा का तो सा हो जाएगा। ये जो माँ है वो भूत बन जाएगा। भूत किसका बनेगा? गा का, यानी कि गा का जो है लास्ट वाला क्या आता है? तो का और गा दोनों एक ही में आता है, कवर्ग में। तो इसका भी लास्ट वाला या पंचम वर्ण क्या होगा? अंग। इसका भी पंचम वर्ण क्या होगा? अंग। तो यहाँ पे भी हो जाएगा अंग। तो इस प्रकार से स और अंग। बाकी गम है तो गम लिख देंगे, संगम। इस प्रकार से संगम ऐसे लिखेंगे, संगम ऐसे भी लिखेंगे। तो ये जो है इस प्रकार से बनता है। एक मैंने छोड़ दिया है, किसके लिए छोड़ा है? आपके लिए छोड़ा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका क्या बनेगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा है। कैसा लगा इसका सेकंड नियम पढ़ करके? आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि का तीसरा नियम क्या कहता है। ये भी इंटरेस्टिंग और मजेदार है, लेकिन इसके पहले ये वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मजा आ रहा है ना? आइए देखते हैं इसका तीसरा नियम क्या कहता है। तो इसका तीसरा नियम कहता है यदि सम के बाद, सम यानी कि सम लिखा हो और उसके बाद क्री धातु से निष्पन्न। क्री धातु मतलब, क्री मतलब होता है करना। ठीक है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति इसी का रूप चलता है। तो क्री धातु मतलब करना होता है। तो क्री धातु से निष्पन्न यानी कि क्री धातु से रिलेटेड कोई भी शब्द आए तो माँ का तो अनुस्वार हो जाता है। ये तो हम आज तक सीखते आए हैं। दो नियम में हमने यही सीखा कि माँ का अनुस्वार हो जाता है एवं हलंत सा का आगमन हो जाता है। हलंत सा का आगमन, आगमन मतलब आ जाता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं कैसे क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सम प्लस कारः। सम प्लस कारः, देखिए सम प्लस कारः मैंने लिख दिया। यहाँ पे सम भी आया है, क्या आया है? सम आया है, और दूसरा कार आया है। कार का मतलब करना। तो क्री धातु से निष्पन्न शब्द आया है कार सम के बाद। तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आएगा तो सबसे पहले माँ का अनुस्वार हो जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले सा का जो है सा लिख देंगे और माँ जो है वो फिर से मर जाएगा और मर के बन जाएगा बिंदु, यानी कि अनुस्वार। इतना तक तो सही है, आगे समझ में। अब कहता है एवं हलंत सा का आगमन हो जाएगा। हलंत सा यानी कि ऐसा वाला आधा सा जो है आ जाएगा। फिर जो है लिख दो, कार है तो कार लिख दो ऐसे। तो सम प्लस कारः इक्वल टू संस्कारः बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे तरीके से समझाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है सम प्लस कृति। सम प्लस कृति इक्वल टू क्या होगा? देखिए यहाँ पर भी जो है ना वो क्री धातु से निष्पन्न एक शब्द आया है कृति। तो सम के बाद आया है, क्या होगा? तो फिर से वही सिचुएशन होगा कि सा जो है वो रह जाएगा, माँ जो है वो बन जाएगा अनुस्वार, और कृति इसके पहले की कृति लिखे सा जो है आधा आ जाएगा, यानी कि आधा सा का आगमन हो जाएगा। तो आधा सा आ गया, बाकी कृति है तो लिख दीजिए कृति। तो बन गया, क्या बन गया? सम प्लस कृति इक्वल टू संस्कृति। इसको क्या बना? सम प्लस कारः संस्कारः, सम प्लस कृति संस्कृति। इसी प्रकार से अगर सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए, मतलब क्री धातु मतलब करने से रिलेटेड कोई भी शब्द आए, माँ का अनुस्वार और हलंत सा का आगमन हो जाता है। ये है इसका तीसरा नियम। कैसा लगा? तो ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट जो नियम है वो अगले वीडियो में सीखेंगे। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है,
चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।